हाँ, तो आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोर्स तो आप लोगों को तैयार हो गए होंगे अब तक, है ना? चलिए ठीक है। तो देखिए, इसमें अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे कि मेटलर्जिकल प्रोसेस का जनरल मेथड क्या होता है, जनरल सीक्वेंस क्या होता है, मतलब किस तरह से हम लोग मेटलर्जिकल ऑपरेशन को कराते हैं। ठीक है। और कितने तरह के प्रोसेसेस यूज होते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। तो लिख लीजिए, इसमें हेडिंग लिख लीजिए, स्टेप स्टेप इन्वॉल्व step involved in metallurgical process। सर ठीक है। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, पहले हम लोग को उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो होता है, ये आपका होता है क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। सबसे पहले जो हम लोग को ओर मिलता है, ठीक है, उसे हम लोग क्रस और ग्राइंड करते हैं। ठीक है, क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग और ओर। ठीक है। ये एक मैकेनिकल टाइप का प्रोसेस होता है। ये केमिकल प्रोसेस में नहीं आता है, ये ओनली मैकेनिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। इसमें हम लोग ओर को छोटे छोटे पीसेस में पहले क्रश करते हैं और फिर उसको ग्राइंड कर देते हैं, और फाइनली हम लोग पाउडर्ड ओर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो और उसके पीछे एक ये भी मतलब कि उसका ऐसा नहीं कि इसके मतलब ये कोई पीछे कोई साइंटिफिक रीजन ना हो। इसके पीछे ये बोला जाता है कि ओर को जितने छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने पे क्या होगा कि उसके सरफेस पे होने वाली जो रिएक्शंस है, उनका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ओर की क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर देते हैं। ठीक है। और अच्छा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यस है सर। ना? तो ये मतलब कि कोई भी मेटलर्जी हो, ये तो सभी में करना पड़ेगा हम लोग को, है, मतलब क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग तो एक कॉमन स्टेप हो गया, है ना? चाहे कोई भी मेटलर्जी हो, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमें फाइनली डिवाइडेड पाउडर और मिलता है, उसका हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं। उसका क्या करते हैं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो जो हमें फाइनली डिवाइडेड पाउडर ओर मिलता है, उसका कंसंट्रेशन करना होता है। कंसंट्रेशन को ही ड्रेसिंग भी बोलते हैं, ड्रेसिंग और ओर या कंसंट्रेशन एक ही बात है ना? ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो इसमें कंसंट्रेशन का मेन जो पर्पज होता है, ओर में बहुत सारी नॉन अनवांटेड इम्प्यूरिटीज होती हैं। ओर में जो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हमें कंसंट्रेशन करना होता है। ठीक है। तो ओर में प्रेजेंट अनवांटेड इम्प्यूरिटीज, अनवांटेड अर्थी इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हमें कंसंट्रेशन कराना होता है। अब कंसंट्रेशन कराने में होता क्या है कि दो तरह के मेथड इन्वॉल्व होते हैं। कुछ मेथड फिजिकल मेथड की कैटेगरी में आते हैं, और कुछ मेथड केमिकल मेथड की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे फिजिकल मेथड में बोला जाए, तो इसमें आता है आपका ग्रेविटी सेपरेशन आता है, मैग्नेटिक सेपरेशन आता है, और फ्रोथ आता है। ये तीन प्रोसेस आते हैं। ठीक है। सर सर माइक पे डिस्टरबेंस हो रहा है। माइक सर में वॉइस कोई डिस्टर्ब। डिस्टर्ब हो गया? तो अब सही आ रहा है? नो सर। नहीं सर। नो सर। देखो, अब ठीक आ रहा है? सर बहुत लो आ रही है वॉइस। बहुत लो हो तो गई है। वॉल्यूम कम हो। अच्छा, वॉल्यूम भी मैंने फुल कर दिया।
अब कैसी आ रही? सर ठीक। अच्छा, तो वॉल्यूम की वजह से था। तो इसमें देखिए फिजिकल मेथड में तीन मेथड सजेस्ट करते हैं हम लोग। एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, और फ्रोथ रोटेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में जो फिजिकल मेथड है वो ये तीन मेथड होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक मेथड यूज करना होता है। अच्छा, एक केमिकल मेथड भी होता है, केमिकल मेथड भी लिख लीजिए। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में एक ही मेथड होता है और वो होता है लीचिंग, है ना। केमिकल मेथड में एक ही मेथड होता है, लीचिंग। तो ये जो कंसंट्रेशन का मेथड है, इसको करने के बाद हमें क्या होता है, मतलब कि कंसंट्रेशन करने के बाद हमें और जो होता है उसमें जो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज होती हैं वो काफी हद तक निकल जाती है। मतलब ऑलमोस्ट 90% या उससे ज्यादा भी कुछ केसेस में अनवांटेड इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाती है। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है कि ओर को अ, उसके ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये आपका स्टेप 3 होता है। स्टेप 3 में क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ओर, कन्वर्जन सर ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। हाँ बोलो बेटा। सर लीचिंग है, एक बार फिर से बता दीजिए। अभी देखो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लीचिंग के अंदर की कहानी जो है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये तो अभी बस हम आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू सारे मेथड्स के नेम से अवगत करा रहे हैं कि कितने तरह के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और इनका भी डिटेल यस। डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है? अभी जैसे ये भी पढ़ेंगे ग्रेविटी सेपरेशन ये क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब पूरा बहुत डिटेल में करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तो बस मेथड आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ये आपका स्टेप 4 हो जाएगा, यानी स्टेप 3 हो जाएगा कन्वर्जन वाला। कि जब कंसंट्रेशन हम लोग कर लेते हैं और का, तो हमें क्या करना होता है कि और जिस भी फॉर्म में होता है, जैसे कई बार और सल्फाइड फॉर्म में होता है तो मिलेगा आपको, है ना। या फिर कई बार और आपको हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होगा, कई बार कार्बोनेट के फॉर्म में होगा। तो वो जिस भी फॉर्म में है, अल्टीमेटली हमें उसको उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसके पीछे रीजन भी है कि ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिडक्शन आसान होता है। ठीक है, इन लार्ज स्केल में रिडक्शन कर पाना, ऑक्साइड का रिडक्शन करना थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ओर को उसके ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए जनरली दो मेथड यूज होते हैं, आइदर यू कैन गो थ्रू रोस्टिंग और यू कैन यूज कैल्सिनेशन। तो इसमें दो तरह के मेथड यूज होते हैं। या तो हम लोग बेटा रोस्टिंग का सहारा लेते हैं, मतलब रोस्टिंग के थ्रू कन्वर्जन करते हैं और को उसके ऑक्साइड फॉर्म में, या कई बार हमें कैल्सिनेशन के थ्रू ये कन्वर्जन करना होता है। ठीक है, तो स्टेप 3 में अल्टीमेटली हमें ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद अगर बोले स्टेप 4, ठीक है, देखो स्टेप 4 में करने के लिए, देखो जैसे ही आप कन्वर्जन करेंगे तो और आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको किस फॉर्म में मिल जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म में, है ना। और जब ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टेप 4 की बात कर रहे हैं। तो स्टेप 4 में जो ऑक्साइड और मिलेगा उसका हमें रिडक्शन करना होगा। उसका हमें क्या करना होगा, रिडक्शन। रिडक्शन को ही स्मेल्टिंग बोलते हैं मेटलर्जी। इस चैप्टर में रिडक्शन और ऑक्साइड और का जब रिडक्शन करते हैं तो इसी को हम लोग स्मेल्टिंग के नाम से भी पढ़ते हैं।
तो हमें ओर का क्या करना होता है, रिडक्शन करना होता है, रिडक्शन या फिर स्मेल्टिंग भी लिखा हुआ, स्मेल्टिंग लिखा हुआ ज्यादा देखोगे आप इस चैप्टर में, है ना। तो स्मेल्टिंग मतलब समझ जाना कि स्मेल्टिंग प्रोसेस इज ए रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर, ठीक है। इसमें मेटल को ऑक्साइड फॉर्म से रिड्यूस करना होता है, और ऑक्साइड फॉर्म से रिड्यूस करके आपको मेटल को अलग करना होता है, उसको क्रूड फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। अब रिडक्शन के लिए मतलब स्मेल्टिंग के लिए भी तरह तरह के मेथड हम लोग पढ़ेंगे इसमें, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग कराने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कई बार हम लोग कार्बन का सहारा लेंगे, मतलब कार्बन के थ्रू रिडक्शन कराएंगे, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन बाय कार्बन। कई बार हम लोग एल्युमिनियम के पाउडर से कराएंगे, रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। कई बार हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस को यूज करेंगे, है ना, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन को यूज करेंगे, है ना। कई बार हम लोग हाइड्रोजन के थ्रू रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड है ना। इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी आता है एक मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू रिडक्शन भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये मतलब इनमें से जो भी मेथड सूटेबल होगा, जो भी मेथड हमारे लिए लार्ज स्केल में इकोनॉमिकल होगा, वो मेथड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग सारे ही मेथड एक ही मेथडोलॉजी में यूज करेंगे, तो इनमें से कोई एक मेथड एडॉप्ट करेंगे, और अल्टीमेटली जो रिडक्शन के बाद हमें जो ओर मिलेगा वो क्रूड फॉर्म में मिल जाएगा, क्रूड इम्प्योर मेटल आपको मिल जाएगा, मेटल आपको क्रूड फॉर्म मिल जाएगा। क्रूड फॉर्म में मतलब कि वो 100% प्योर नहीं होगा, लेकिन 90% या उससे ज्यादा वो प्योर हो चुका होगा, ठीक है। उसमें जो इम्प्यूरिटीज होंगी वो मतलब कि ट्रेसेस में होंगी, ठीक है। लेकिन मेटल क्रूड फॉर्म में आ गया होगा, क्रूड फॉर्म में मतलब कि वो अपनी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर में आ गया होगा, मतलब वो अपनी मेटालिक स्टेट में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अभी वो 100% प्योर नहीं होगा, ठीक है। सर तो इसमें इसके बाद, हाँ बताओ। स्मेल्टिंग के सर कितने वो वेज हैं इसमें, 5 हैं कि 6 हैं? यहाँ पे मैंने जितने लिखे हैं इतने तो होते ही हैं। इसमें अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है एक दो और मिल जाए आपको, ठीक है। वैसे मैंने मेन मेन सारे लिख दिए हैं, है ना। एक सर इसमें वो वाला छूट गया है, सिल्वर साइनाइड से मैक हैथर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस होता है, ठीक, वो जब पढ़ेंगे तब कर लेंगे। मेन वाले वो मैंने लिख दिए। ओके थैंक हाँ क्या कह रहे हो? सर क्लियर हो गया। हम्म। तो इसके बाद देखिए क्रूड फॉर्म जो मिलेगा मेटल का, क्रूड फॉर्म, वो उसमें मेटल ऑलमोस्ट 90% या उससे ज्यादा प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन 100% प्योर नहीं होगा, उसमें कुछ मेटल अभी कुछ ट्रेसेस में इम्प्योरिटी होंगी, उनको हटाने के लिए हमें रिफाइनिंग करनी होगी। जो लास्ट मेथड होता है उसको रिफाइनिंग बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ ओर, ठीक है। इसमें भी कुछ अलग अलग तरह के मेथड हम लोग यूज करेंगे, रिफाइनिंग में भी अलग अलग तरह के मेथड सजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कई बार उसमें हम लोग पोलिंग मेथड यूज करते हैं, है ना। कई बार उसमें हम लोग है ना, लिख देता हूँ, कुछ केसेस में पोलिंग यूज किया जाता है, कुछ केसेस में क्यूपेलेशन यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ केसेस में हम लोग यूज करते हैं इसमें सर इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी होती है, हाँ। सर और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग तो सभी में वैसे यूज हो जाती है। इसमें मॉन्ड प्रोसेस भी एक होता है, जोन रिफाइनिंग भी इसमें होती है, मतलब बहुत सारे नाम हैं, मतलब
एक जगह लिखना भी इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। जोन रिफाइनिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, जोन रिफाइनिंग यूज किया जा सकते हैं, मॉन्ड प्रोसेस यूज कर सकते हैं, वैन अल्किल प्रोसेस होता है वो यूज कर सकते हैं। तो मतलब इनमें से कोई ना कोई एक मेथड या कई बार दो मेथड यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन मेथड को यूज करके हमें फिर प्योर मेटल मिल जाता है। रिफाइनिंग करने के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। प्योर मेटल का कहने का मतलब 99% तो मिल ही जाएगा, मिनिमम है ना, 99% प्योर अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपने क्या लिखा है मॉन्ड प्रोसेस के लिए? मॉन प्रोसेस के वैन एरिल प्रोसेस, वैन एरिल प्रोसेस भी एक होता है रिफाइनिंग का ही। तो ये सारे मतलब की चीजें मतलब ये जो स्टेप्स हैं ये हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे उनमें यही स्टेप यूज होंगे। यस सर। ठीक है। हाँ, इसमें एक बच्चे ने भी पूछा है कि ये जो क्रूड मेटल है इसमें अर्थी इम्प्योरिटीज होंगी कि नहीं होंगी। तो इसमें क्रूड मेटल में अर्थी इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, है ना। अर्थी इम्प्योरिटीज तो कंसंट्रेशन से निकल जाएंगी, और थोड़ी बहुत जो बच जाती हैं वो स्मेल्टिंग में निकल जाती है, ठीक है। तो क्रूड मेटल में जो इम्प्योरिटीज होंगी वो उस मेटल के अलावा कुछ डिफरेंट मेटल होंगे उनकी होगी, है ना। जैसे कॉपर के साथ आयरन थोड़ा बच जाएगा, है ना, तो उसको फिर हटाना होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे बढ़े फिर। सर वो वैन एरल प्रोसेस। हाँ हाँ, वेनेल प्रोसेस, ठीक है। चलो फिर आगे चलें, नोट हो गया, यस सर। है ना। तो ये मतलब ओवरऑल प्रोसेस है जो हम लोग यूज करते हैं, और इन्हीं प्रोसेस के थ्रू मेटलर्जी हम लोग की होती है। अब उसमें आप लोग को सबसे पहले ये प्रोसेस पता होने चाहिए कि किस प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग तभी मेटलर्जी पूरी डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। तो पहले तो ये इंडिविजुअल प्रोसेस का बारे में क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले लिख लीजिए हेडिंग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ही होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। देखिए, ये जो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मेथड है ये एक तरह का मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है ना। अच्छा, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो हमारे ओर पार्टिकल हैं, एक्चुअली जो ओर होते हैं वो किसी न किसी माइन से ही निकाले जाते हैं, और माइन से हमें जो ओर मिलते हैं वो बड़े बड़े उसके लम्स के फॉर्म में मिलता है। मतलब जो ओर हमें जो मिलता है वो उसके बड़े बड़े बिग लम्स मिलते हैं, ठीक है। तो ओर के जो ये बिग लम्स हैं इनको हम लोग कलेक्ट करते हैं माइन से, और इनको हम लोग एक स्पेशल डिजाइन मिल होती है उसमें डाल देते हैं, ठीक है। उस मिल को बोलते हैं बाल मिल, ठीक है। तो ये जो बिग लम्स हैं ओर के, इनको हम लोग एक स्पेशल डिजाइन मिल में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उसको एक बाल मिल होती है उसमें डाल देते हैं। इसमें जो बॉल है एक्चुअली ये बॉल मिल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें स्टील की बॉलें होती हैं, है ना। इसका डिजाइन वैसे तो
एग्जैक्टली कभी कहीं पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ स्टील की बॉल्स होती हैं और उनको कुछ हाइट तक लिफ्ट करा के उन ओर के लम्स के ऊपर फॉल कराया जाता है। जैसे ये आपके ओर के लम्स हैं, ठीक है। तो इसमें आयरन की बॉल्स होती, स्टील की बॉल्स होती है और उनको एक पर्टिकुलर हाइट से लिफ्ट करा के उसके ऊपर फॉल कराया जाता है। ठीक ठीक है। ये आयरन बॉल्स हैं, ये स्टील बॉल है। और ऐसा बार बार होता है कि पहले ये बॉल गिराई गई इनके ऊपर, फिर वो बॉल्स कलेक्ट कर ली जाती हैं, वो पूरा मैकेनिकल सिस्टम होता है और फिर उसको उसी हाइट से फॉल कराया जाता है। फिर वो बॉल्स कलेक्ट हो जाती हैं और फिर वो ऊपर आके फॉल करती हैं। ऐसे वो बार बार अगेन एंड अगेन, है ना, इनके ऊपर गिरती रहती हैं। और जिससे क्या होता है, ये ओर जो होता है वो थोड़ा सा कुट जाता है ना, आप समझ पा रहे हो, उसकी कुटाई हो जाती है। तो जब ओर के जो बड़े बड़े लम्स हैं इनके ऊपर आयरन की स्टील की बॉलें गिराई जाएंगी, ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जो ओर है हमारा, वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल पीसेस मिल जाएंगे हम लोग को, है ना। और फिर इन स्मॉल पीसेस को उठा के एक दूसरी मिल होती है, इसको बोलते हैं स्टैम्प मिल, उसमें हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। स्टेम मिल को आप ऐसे समझो जैसे आपने देखा होगा, मिक्सी देखी होगी। मिक्सी आप लोगों के मतलब घर में यूज होती होगी। उसमें मिक्सी ग्राइंड कर देती है चीजों को। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है इनको बारीक ग्राइंड कर दिया था, पीस दिया जाता पूरा। तो पीसने के बाद हमें फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड ओर मिल जाता है। मतलब ओर हमें पाउडर के फॉर्म में पिसा हुआ मिल जाता है। इसको बोलते हैं फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड ओर। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो बीच बीच में आपके माइक से थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। बीच बीच में जैसे यस सर। yes, ठीक है, अब आया तो अच्छा बताना। अब मैं थोड़ा वायर फिक्स कर दिया है थोड़ा, उसके सर हिलने की पॉसिबिलिटी कम हो गई है ना। सर तो थोड़ा ऊपर ये स्क्रॉल जो कर दीजिए। हाँ हाँ नेक्स्ट बिल्कुल। सर हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इसे ही बोलते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है, बस ये पता होना चाहिए क्रशिंग ग्राइंडिंग क्या कब होती है। और इसको कराने का मेन पर्पज ये होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है ना, ओर का। क्योंकि बड़े बड़े पीसेस लेंगे तो उतना सरफेस एरिया नहीं होगा, जितना आप किसी पार्टिकल को फाइनली डिवाइड करते जाएंगे तो उसका डिवाइड करने पे एक नया सरफेस एरिया जनरेट होता जाएगा। ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से उसमें होने वाली जो रिएक्शंस हैं उनका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। रिएक्शन जो अभी, क्योंकि हम लोग आगे कुछ केमिकल प्रोसेस भी यूज करेंगे, है ना, जैसे रोस्टिंग हो गया, स्मेल्टिंग हो गया, ये सब। तो कहीं भी कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। ठीक है, पाउडर ओर के बनने की वजह से। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद कंसंट्रेशन करते हैं हम लोग। जो हमें फाइनली डिवाइडेड ओर मिला है उसका क्या करते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है। कंसंट्रेशन के लिए क्या कर, कंसंट्रेशन का मेन पर्पस क्या होता है, पर्पस क्या है पहले समझना जरूरी है। ठीक है, कि इसका एप्लीकेशन क्या है या इसका पर्पस क्या है। तो कंसंट्रेशन कर जो मेनली किया जाता है टू रिमूव द अनवांटेड
अनवांटेड earthy impurities present in ore, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिलिका, क्ले, एक्सेट्रा। देखो होता क्या है कि कोई भी ओर है वो मिट्टी से निकाला, ठीक है, और माइंस में काफी खुदाई उदाई होती है, मिट्टी से निकाला जाता है। तो उस ओर में अनवांटेड अर्थी इम्प्यूरिटीज बहुत सारी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अनवांटेड अर्थी इम्प्यूरिटीज मतलब जो मिट्टी में पाई जाने वाली इम्प्यूरिटीज हैं वो प्रेजेंट होती है। सबसे ज्यादा तो सिलिका प्रेजेंट होता है। सिलिका मतलब समझ रहे हो? सिलिका मतलब यहाँ पे सिलिका का मतलब है रेत, है ना। क्योंकि जो रेत होता है, रेत आप सैंड है ना जिसको हम लोग बोलते हैं सैंड, सैंड में देखोगे कि सबसे ज्यादा तो सिलिका ही होता है ना। सैंड का अगर कंपोजिशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सिलिका ही होता है। तो सैंड हो गया, क्ले होता है। तो ये जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है इनको रिमूव करने के लिए हमें कंसंट्रेशन करना होता है, ठीक है। तो ये जो इम्प्यूरिटीज है, अनवांटेड अर्थ इम्प्यूरिटीज, इनको रिमूव करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं। अब कंसंट्रेशन प्रोसेस भी अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि दो तरह के होते हैं। कुछ फिजिकल प्रोसेस होते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, है ना। तो ये कंसंट्रेशन भी दो तरह से होता है। ये फिजिकल मेथड के थ्रू भी कंसंट्रेशन कर सकते हैं और केमिकल मेथड के थ्रू भी कंसंट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है फिजिकल और केमिकल मेथड में? तो फिजिकल मेथड में कोई केमिकल का यूज नहीं होता है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है उसमें। सिंपल मतलब कि जो भी आप उसके लिए मशीन वगैरह ले रहे हो, या जो जो भी मैकेनिकल मेथड होता है वो फिजिकल मेथड में आता है ना। तो इसमें केवल मैकेनिकल मेथड के थ्रू ही इन इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। अर्थी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए मैकेनिकल मेथड्स को यूज किया जाता है। तो फिजिकल मेथड एक तरह के मैकेनिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये यूज बोल सकते हो मैकेनिकल मेथड्स, मैकेनिकल ऑपरेशन आर यूज। और इसमें केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल्स का यूज होता है, ठीक है। है ना, केमिकल का यूज होता है। अब इसमें फिजिकल मेथड में तीन तरह के मेथड होते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ रोटेशन। तो देखो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए ग्रेविटी सेपरेशन। सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, ये आपका फिजिकल मेथड में आता है। ग्रेविटी सेपरेशन मैके है ना, आपका एक मैकेनिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है। इसको लेविगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको लेविगेशन या इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं, है ना। इसके तरह तरह के नाम है। तो ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। तो पहले तो हर एक प्रोसेस, बेटा कोई भी प्रोसेस आप लोग पढ़िएगा मेटलर्जी में तो उसका प्रिंसिपल जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखोगे कि वो प्रिंसिपल से ही रिलेट करके पूछ लेता है कि वो प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है, कब यूज होता है ना। तो उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो जरूर आपको पता होना चाहिए। तो बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है, लिख लो द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन डिफरेंस, difference between specific gravity, difference between specific gravity of ore and gang, gang मतलब मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे गैंग मतलब वही इम्प्योरिटीज है।
तो देखिए ये इस प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैंग। देखो कहने का मतलब ये है कि जिन ओर में ओर और ग्रेविटी ओर और गैंग की स्पेसिफिक ग्रेविटी में लार्ज डिफरेंस होता है, वहीं पर हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस यूज कर पाते हैं। ठीक है, वहां पे ही हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस यूज कर पाते हैं, है ना। इसका मतलब ये कह सकते हो कि अगर ओर और गैंग की स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है या फिर अप्रोक्सीमेटली सेम है इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, देन उस सिचुएशन में ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, बोलो भाई। यस। तो डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी को शॉर्ट में आप हो सकता है कई बार डेंसिटी वर्ड यूज कर लिया जाए। ठीक है, वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जब वाटर के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है तो उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ और एंड गैंग शुड बी लार्ज, मतलब ये लार्ज होना चाहिए, मतलब ये स्मॉल नहीं होना चाहिए। तो अगर जितना ज्यादा डिफरेंस है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, है ना, उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है ना। तो यस। ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर इसमें दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं वो किन मेटल की मेटलर्जी में यूज किया जाता है। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल है कि ओर और गैंग के डेंसिटी के बीच में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना बेटर रिजल्ट मिलेंगे, उतना बेटर ईल्ड के साथ आपको कंसंट्रेशन का रिजल्ट मिलेगा। फिर आते हैं एग्जाम्पल कि ये कब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किन किन मेटल की मेटलर्जी में यूज कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि ये हैवी मेटल्स के कंसंट्रेशन के लिए मेनली यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए यूज्ड यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल। अब हैवी मेटल आपको लग रहा होगा सर हैवी मेटल तो डी ब्लॉक एलिमेंट सभी हैवी होते हैं तो हैवी में किस में यूज करते हैं। तो अगर एग्जैक्टली बोला जाए तो जैसे टिन की मेटलर्जी, इसमें तीन एग्जांपल आप लोग याद रखिए। टिन की मेटलर्जी में हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस यूज कर लेते हैं। टिन का जो ये वाला ओर होता है ना, कैसीटेराइट ओर, तो कैसीटेराइट ओर का जो कंसंट्रेशन होता है वो हम लोग इसी प्रोसेस के थ्रू कराते हैं, है ना, ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा आयरन, आयरन वैसे भी थोड़ा डेंसर होता है। ठीक है, आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, तो आयरन के उसमें भी यूज कर लेते हैं। लेड, लेड के कंसंट्रेशन में भी इसका यूज कर लेते हैं। लेड का जो मेन ओर होता है वो पीबीएस होता है, गेलना ओर होता है। ठीक है, तो गेलना ओर से जब कराते हैं ना कंसंट्रेशन तो इसको यूज कर लेते हैं। तो हम लोग के सिलेबस में जो मेटलर्जी है उनमें केवल ये तीन ही आपको याद रखना है। टिन का जो कैसिटेराइट ओर है इसमें इसके कंसंट्रेशन में यूज कर सकते हैं। आयरन का जो हेमेटाइट ओर है इसके कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है। और लेड का जो गेलना ओर है उसके भी कंसंट्रेशन में हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। बोलो भाई। सर स्क्रॉल कर दिए। हाँ बिल्कुल। सर इसका दूसरा नाम आपने हाइड्रोलिक वॉशिंग बताया। हाँ, इसके दो नाम लिख लीजिएगा, एक तो लेविगेशन, एक दूसरा हाइड्रोलिक वॉशिंग भी लिख लीजिएगा। ये दोनों नाम ग्रेविटी सेपरेशन के ही दोनों नाम हैं। लिख देता हूँ अदर नेम।
तो इसमें लिख लिए नेविगेशन एंड हाइड्रोलिक कॉस्टिंग। ठीक है, अब इसमें इसको कराते कैसे हैं, इसका ऑपरेशन कैसे कराया जाता है। तो इसको कराने के लिए एक हम लोग टेबल यूज करते हैं, उस टेबल को विल्फले टेबल बोलते हैं। ठीक है, इसका जो प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर कैसे होता है, तो डन बाय विल्फले टेबल। इसके लिए एक टेबल यूज की जाती है, उसको विल्फले टेबल बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन के लिए विल्फले टेबल यूज की जाती है। विल्फले टेबल इस तरह की होती है कि इसमें स्लोप स्लोप के फॉर्म में होती है ये। ठीक है, और इधर से आप मान के चलो कि इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, यहाँ से वाटर का करंट फ्लो कराया जाता है, मतलब इसके लेफ्ट वाले पार्ट से यहाँ पे वाटर का हाई करंट पास कराया जाता है, हाई करंट से वाटर पास कराया जाता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे इस तरह का हॉपर टाइप का लगा होता है, और हॉपर के थ्रू ओर को फॉल कराया जाता है। ठीक है, यहाँ से ओर को गिराया जाता है, जिस भी ओर का कंसंट्रेशन करना हो उसको यहाँ से फॉल कराते हैं हॉपर के थ्रू। और इसमें बीच बीच में क्या होती है, कुछ प्लेट्स लगी होती हैं, है ना, यहाँ पे मिड में यहाँ पे इस तरह की प्लेट्स लगी होती हैं, है ना, कुछ ये इस तरह की प्लेट्स यूज की जाती है। इन प्लेट्स को रिफेल्स बोलते हैं, इन, है ना, इनको इनको क्या बोलते हैं, है ना, रेफेल्स, है ना। ये इस तरह की प्लेट लगी हुई है, और यहाँ से वाटर का हाई करंट फ्लो कर रहा होता है। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो इम्प्यूरिटीज होती हैं, इम्प्यूरिटीज लाइटर होती हैं, मेटल क्या होता है, हैवियर होता है। हाँ, एक चीज इसमें ये भी ध्यान रखना कि इसमें डिफरेंस तो होना चाहिए, लेकिन इम्प्यूरिटी की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, चाहो तो लिख लेना। मतलब डेंसिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज शुड बी लेस देन डेंसिटी ऑफ मेटल। मतलब जो उसमें मेटल है कोर में, उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू इम्प्यूरिटी। ठीक है, तो होगा क्या कि वाटर का करंट बहुत ज्यादा होता है, और इम्प्यूरिटीज की डेंसिटी कम होती है, तो इम्प्यूरिटीज सरफेस में फ्लोट करने लगती है, तो ऊपर ऊपर तैरते तैरते इम्प्यूरिटीज निकल जाती है। ठीक है ना, ये वाटर के हाई करंट में सरफेस पे ही फ्लोट कर जाती है इम्प्यूरिटीज, मतलब ये जो निकल रही है वो इम्प्यूरिटीज हैं। ठीक है, और जो मेटल होता है, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती, तो वो रेफेल से कोलाइड करके वो नीचे आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, है ना, यहाँ से टकरा टकरा के यहीं पे रेफेल के कॉर्नर पे। अच्छा, कुछ अगर मेटल और अगर फ्लो भी कर गया, तो अगले वाले रेफेल से कोलाइड करके यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि मेटल की मतलब की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो पानी में डूबने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेफेल के कॉर्नर पे आपको और मिल जाएगा, कलेक्ट होता हुआ और आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इम्प्यूरिटीज जो है वो वाटर के करंट के साथ फ्लो कर जाएंगी। ठीक है, बोलो भाई। यस। है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह का ये प्रोसेस होता है। इम्प्योरिटीज लाइटर होती हैं, तो वाटर के हाई करंट के में वो सरफेस में फ्लोट करते हुए निकल जाती है, और जो आपका मेटल होता है वो ओर में होता है मेन, और वो हैवियर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो सेटल डाउन होता रहता है।
तो जितने भी रेफरल्स हैं उन्हीं के कॉर्नर पे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसमें नोट करना। हाँ हाँ, नोट करिए। देखिए एनसीईआरटी ने तो बहुत थोड़ा ही लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो उन्होंने हाइड्रोलिक वॉशिंग को 3-4 लाइनों में निपटा दिया है। देखो लिखा हुआ है दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द ग्रेविटीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। इट इज देयरफॉर ए टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। इन one such process, an upward stream of running water is used to wash the powdered ore, and the lighter gangue particles are washed away, and the heavier ores are left behind। ठीक है, मतलब उन्होंने सीधे जो ऑपरेशन है वो बता दिया है, और उसका प्रिंसिपल उन्होंने बताया है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल नहीं बताया है, प्रिंसिपल पहली लाइन में ही बता दिया उन्होंने, है ना। तो इसमें एक चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो। आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ ग्रेविटी सेपरेशन पे। है ना, थोड़ा सा वीडियो देखने से और क्लियर होंगी चीजें। Hydraulic washing. This is based on the differences in gravities of the ore and the gangue particles. It is therefore a type of gravity separation. Cassiterite is concentrated by this method. Wilflite tables are specially made tables for washing of ores. The ore is ground to a fine powder in ball mills. Then the powder is washed with a current of flowing water. Lighter gangue particles washed away and the heavier ore particles remain behind at the bottom. है ना, बहुत शॉर्ट वीडियो था, लेकिन समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस जैसा नाम है वैसा ही काम है। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, पहले तो प्रिंसिपल लिख लीजिए। तो मैग्नेटिक प्रोसेस सेपरेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल बोलता है कि ये मैग्नेटिक सेपरेशन से केवल उन्हीं ओर का कंसंट्रेशन करते हैं हम लोग, या कर सकते हैं जिसमें या तो ओर मैग्नेटिक नेचर का हो, है ना, या फिर उसमें जो प्रेजेंट गैंग है वो मैग्नेटिक नेचर का हो। मतलब दोनों में कोई एक तो मैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो तभी ये प्रोसेस, या हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू कंसंट्रेशन करा पाएंगे। द प्रिंसिपल based on the principle based on the fact the principle based on the fact that either
either or gang, either or gang are ferromagnetic, either or gang are ferromagnetic in nature। ठीक है, तो इस प्रोसेस का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि बोलता है कि ये प्रोसेस से तभी उसी ओर का कंसंट्रेशन हम लोग कर सकते हैं जिसमें या तो ओर फेरोमैग्नेटिक नेचर का हो, या फिर उसमें जो गैंग है, जो मैट्रिक्स है, या इम्प्योरिटी बोल दो सिंपल शब्दों में, तो वो मैग्नेटिक नेचर का हो। मतलब दोनों में कोई एक मैग्नेटिक नेचर का जरूर हो, है ना। अच्छा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों ही फेरोमैग्नेटिक है। अगर दोनों ही फेरोमैग्नेटिक हैं तो फिर ये मेथड नहीं यूज कर पाएंगे, या दोनों में कोई भी फेरोमैग्नेटिक नहीं है तो भी नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों में कोई एक फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर अगर फेरी या पैरावॉट तो अभी नहीं। नहीं नहीं, फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए। जैसे सॉलिड स्टेट में पढ़े थे ना कि यस। फेरी और एंटी फेरी भी होते थे, लेकिन यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें वैसे एक सिंपल सा डायग्राम बनता है। इसमें क्या होता है कि दो ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन होता है उसमें इस तरह के रोलर्स यूज किए जाते हैं, मैग्नेटिक रोलर्स इसमें यूज किए जाते हैं। दो रोलर होते हैं, सॉरी, दो रोलर में एक रोलर जो होता है वो तो नॉर्मल रोलर होता है, सिंपल रोलर होता है, लेकिन एक रोलर जो होता है वो मैग्नेट का बना हुआ था, उससे हम लोग मैग्नेटिक रोलर बोलते हैं। तो जैसे इसमें दो रोलर मैं दिखा रहा हूँ, इसमें एक रोलर ये वाला लेफ्ट वाला मान लो कि ये मैग्नेटिक रोलर है, ये लेफ्ट वाला मैग्नेटिक रोलर है, और राइट वाला नॉर्मल रोलर है। ठीक है, वो कोई मैग्नेट का नहीं बना हुआ है, वो नॉर्मल। और इसमें एक बेल्ट होती है जो उनके चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है, रोटेट करती रहती है ना। इससे एक अटैच्ड एक बेल्ट है ये बेल्ट आप देख पा रहे होगे, ये बेल्ट जो दिखाई जा रही है, इसको ये चारों तरफ से रोटेट होती रहती है। ठीक है, और ये रोटेट इसलिए होती रहती है क्योंकि रोलर जो होते हैं वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहे होते हैं, है ना। ये रोलर जो है, ये मान लो कि ऐसे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रोटेट हो रहा है, तो बेल्ट भी घूम रही होगी, है ना। जब वो घूमेंगे रोलर, तो उससे अटैच जो बेल्ट है वो भी घूम रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह का हॉपर टाइप का लगा होता है, इससे ओर को फॉल कराते हैं हम लोग। ये हॉपर होता है, इसमें ओर भी है और गैंग भी है, दोनों चीजें। और भी है गैंग, हम लोग चाहते हैं कि ये जो अनवांटेड गैंग है वो अलग हो जाए और अलग हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ये मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, और के पार्टिकल भी होंगे और गैंग के पार्टिकल भी इसके ऊपर गिरेंगे, बेल्ट के ऊपर। ठीक है, और के पार्टिकल मान लो मैंने ये रेड वाले हैं, ठीक है, और गैंग वाले मान लो ब्लू वाले हैं। अब इसमें कोई एक मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। मान लेते हैं कि ओर हमारा सपोज फेरोमैग्नेटिक है, और मान लो आयरन का ही ले लेते हैं, तो आयरन का एग्जांपल थोड़ा आसान भी है समझने में। तो और अगर मान लो हमारा हेमेटाइट है Fe2O3, तो ये फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। और गैंग हमारा अगर मान लो इसमें सिलिका होता है, हेमेटाइट में मेन जो इम्प्योरिटी होती है सिलिका की होती है, तो सिलिका नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। तो जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है वो क्या होगा, जब रोलर घूमता हुआ जो ये बेल्ट है ये इधर आएगी इस लेफ्ट वाले रोलर की तरफ। ठीक है, तो ये पार्टिकल अच्छी खासी वेलोसिटी गेन कर चुके होंगे, और ये जो नॉन मैग्नेटिक वाले हैं सिलिका के पार्टिकल, ये इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से ही इनका कांटेक्ट छूटने लगेगा, क्योंकि सिलिका नॉन मैग्नेटिक नेचर के हैं। तो ये दूर जाके प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ पे कहीं जाके गिरेंगे। यहाँ पे जो आपको ढेर मिलेगा वो सिलिका का मिलेगा। लेकिन जो हेमेटाइट है बेटा, ये तो मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक है, तो ये जैसे ही बेल्ट रोलर के कांटेक्ट में आएगी, और रोलर रोलर आपका मैग्नेटिक नेचर का है, तो ये पार्टिकल इससे चिपके रहेंगे। ठीक है, और जब बेल्ट का कांटेक्ट छूटेगा रोलर से, तो इन पार्टिकल का भी कांटेक्ट छूट जाएगा, है ना, क्योंकि बेल्ट मैग्नेट की थोड़ी ना है, वो रोलर है मैग्नेट का। तो जैसे ही बेल्ट का कांटेक्ट रोलर से छूटेगा, तो पार्टिकल यहाँ पे आके कहीं गिरेंगे,
और ये आपको हेमेटाइट के पार्टिकल यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मैग्नेटिक प्रॉप पार्टिकल और जो नॉन मैग्नेटिक प्रॉप पार्टिकल है उन दोनों को सेपरेट कर पाओगे बहुत आसानी से। तो इनको देखो, मैं इधर गिरा देता हूँ, ये इधर आके फॉल कर गए प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए। ये आपके सिलिका के हैं पार्टिकल, सिलिका नॉन मैग्नेटिक है, और जो आयरन है, आयरन आपका मैग्नेटिक है, इसलिए वो रोलर के कांटेक्ट में तब तक बना रहेगा जब तक बेल्ट का कांटेक्ट रोलर से नहीं छूटेगा, और उसके लोअर मोस्ट पॉइंट के आसपास वो उसका बेल्ट का कांटेक्ट छूटने लगेगा तो ये पार्टिकल यहाँ पे आके दूर जाके गिरेंगे। ये आपके हेमेटाइट। ठीक है, तो इस तरह से मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस को यूज करके हम लोग मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज वाले पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये सिंपल आपका मैकेनिकल प्रोसेस है ना, इसमें कोई केमिकल का यूज कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको समझ में ना आया हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा इसमें हाँ कुछ एग्जाम्पल आप जरूर नोट कर लीजिए कि ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस है वो किस टाइप के मतलब कि इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज होता है। जैसे आयरन, सबसे पहले एग्जांपल आयरन लिख लीजिए। आयरन की मेटलर्जी में हम लोग जो कंसंट्रेशन करते हैं वो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस से ही करते हैं, क्योंकि आयरन का जो मेन ओर होता है वो होता है हेमेटाइट ओर, और हेमेटाइट ओर में मैग्नेट मतलब ये आयरन बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता है ना, ये कैसा नेचर का होता है, फेरोमैग्नेटिक। और सिलिका इसमें मेजर इम्प्योरिटी होती है, सिलिका एज गैंग बिहेव कर रही है, और ये आपका क्या है, नॉन मैग्नेटिक। तो आयरन की मेटलर्जी में हेमेटाइट ओर का को हम लोग सिलिका से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, है ना। ऐसे ही टिन की मेटलर्जी में भी यूज कर लेते हैं। टिन की मेटलर्जी में देखो, टिन का जो मेन ओर होता है वो कैसिटेराइट होता है, SnO2। जो ये कैसिटेराइट होता है ये नॉन मैग्नेटिक होता है। कैसिटेराइट जो होता है ये नॉन मैग्नेटिक ओर होता है, लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो आपकी फेरोमैग्नेटिक नेचर की होती है। इम्प्योरिटीज में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है, तो ये थोड़ा लिख लीजिएगा। डिस्टर्ब कर रहे हैं आप हम। यस क्या डिस्टरबेंस हो रहा है? सर थोड़ा यस सर। यस सर। अब सही हुआ थोड़ा? राइट होता है। इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये FeWO4 MnWO4 की होती है। मतलब आयरन टंगस्टन का मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ऐसे ही मैग्नीज और टंगस्टन का मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, इसको वुल्फ्रेमाइट बोलते हैं। इसकी इम्प्योरिटीज को बोलते हैं वुल्फ्रेमाइट। और इसमें आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक है। सर अभी भी कर रहे हैं डिस्टर्ब। सर वॉइस डिस्टर्ब। ये दोनों इम्प्योरिटीज जो होती है ये फेरोमैग्नेटिक नेचर। अब सही हुई आवाज, है ना। तो टिन की मेटलर्जी में भी हम लोग यूज कर लेते हैं। और उसके बाद क्रोमियम की मेटलर्जी में भी यूज कर सकते हैं। क्रोमियम का जो मेन ओर होता है वो Cr2O3 होता है, क्रोमाइट ओर बोलते हैं। क्रोमाइट ओर तो मैग्नेटिक नहीं होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। लेकिन इसमें जो गैंग होता है वो Fe2O3 होता है, और Fe2O3 में आयरन है, और आयरन आपका फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है,
तो बस ये तीन जगह ही यूज करते हैं, है ना। 3 एग्जांपल्स हैं इसमें। आयरन की ओर के उसमें कंसंट्रेशन में, या फिर टिन के ओर के कंसंट्रेशन में, और क्रोमियम के ओर के कंसंट्रेशन। ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ गया? Yes. नोट हो गया? हाँ देखो, इसमें एनसीईआरटी क्या लिखती है अभी पढ़ लीजिए। फ्रोथ रोटेशन में एनसीईआरटी का क्या कहना है? ये मैग्नेटिक सेपरेशन है। एनसीईआरटी ने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो एक बार जरा पढ़ लीजिए पैराग्राफ। इसमें कह रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड ओर कंपोनेंट्स। ठीक है। तो ठीक है, पहला पॉइंट तो सही है। इफ आइदर द ओर और द गैंग is capable of being attracted by a magnetic field, then such separations are carried out in case of iron ore। ठीक है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि आयरन और या फिर गैंग में कोई एक मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स अट्रैक्ट स्ट्रांगली जो अट्रैक्ट होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो उसका इशारा फेरोमैग्नेटिक की तरफ ही है। तो उसने लिख भी दिया इन केस ऑफ आयरन ओर्स, आयरन ओर्स का एग्जांपल भी लिख दिया। फिर बोल रहा है द ग्राउंड ओर इज कैरीड आउट, कैरीड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट विच पासेस ओवर ए मैग्नेटिक रोलर। तो इसमें जो ग्राउंड ओर होता, ग्राउंड ओर मतलब वही जो आपने फाइनली डिवाइडेड ओर है उसी को ग्राउंड ओर बोलना है। तो ग्राउंड ओर को हम लोग कन्वेयरिंग बेल्ट के ऊपर डाल देते हैं, और मैग्नेटिक पार्टिकल एक तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो बस इतना ही लिखा है एनसीईआरटी ने। लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैंने बताए है ना, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया है। सर वॉइस ठीक है। हाँ, क्या वाइफ चली गई? सर आ रही है, आ रही है। सही सर। है ना। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है आपके नोट्स में, है ना। इस पे वीडियो देखना चाहो वीडियो भी देख लो भाई। आप लोगों के लिए वीडियो मैंने क्लियर है सर। जो मतलब के हैं वो मैंने सर्च कर लिए। इससे आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। यही वाला सही है। हेलो, चलो। The magnetic material forms magnetic separation. This is based on differences in magnetic properties of the ore components. If the ore particles are magnetic and the non-magnetic material is gangue, this method is used. The finely powdered ore is dropped on a belt moving on two strong electromagnetic rollers. The magnetic and non-magnetic substances form two separate heaps. The magnetic material forms a heap nearer to the magnetic roller. Froth flotation method. Ores concentrated by froth flotation process are copper pyrites and iron pyrites. The ore contains very small mineral particles which are not easy to separate from gangue. Then froth flotation method is used. Mostly this is used to concentrate sulfide minerals. In this process, the ore is finely powdered. It is suspended in water taken in a tank. To the content, a suitable oil like pine oil or olive oil is added. A frothing agent like sodium ethyl
xanthate is mixed. Then froth is formed and carries the ore particles with it. The gangue settles down at the bottom of the tank. The froth, if allowed to settle, leaves behind the concentrated ore. The bubbles of the froth formed are stabilized by adding collectors. The hydrocarbon chains in them possess oily nature and so prevent the ore particles from going into the aqueous layer. The gangue is wetted by water and so remains in the aqueous layer. For the ore particle in the suspension to float, the conditioners like limes, sodium carbonate are added. The ore contains very small mineral particles which are not easy to separate from gangue. Then froth flotation is used. हाँ, तो ये दो प्रोसेस आप लोगों ने देख लिए। मैग्नेटिक सेपरेशन भी पढ़ लिया आपने और फ्लोर फ्लोरेसेंस भी पढ़ लिया। ठीक है? यस फ्लोर फ्लोटेशन देखो और डिटेल में थोड़ा बता देते हैं क्योंकि वीडियो में बहुत शॉर्ट में बताया है। कुछ बातें और होती हैं इसमें, वो डिस्कस नहीं करी है ना? वैसे भी आजकल शॉर्ट वीडियो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए फ्लोर फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, वो कब यूज होता है? पहले तो वही बात है कि इसका प्रिंसिपल हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रोसेस है प्रिंसिपल हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? तो प्रिंसिपल इसका कहता है द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन फैक्ट द डिफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर बाय ऑयल एंड इम्प्यूरिटीज बाय वाटर। ठीक है, क्या मतलब है भाई इसका डिफरेंशियल वेटिंग का? लिख लीजिए इसमें द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन फैक्ट the principle based on fact differential the differential weighting of ore by oil। ऑयल में ज्यादातर पॉइन ऑयल, ओलिव ऑयल या एक और होता है यूकेलिप्टस ऑयल, इनमें से ही कोई यूज करते हैं। पाइन ऑयल सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा वही लिखा मिलेगा आपको। तो ये इसमें बोलते हैं कि जो ओर होना चाहिए वो ऑयल के साथ वेटिंग नेचर शो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो उसमें इम्प्यूरिटीज होनी चाहिए, इम्प्यूरिटीज मतलब गैंग जो होना चाहिए वो वाटर के साथ वेटिंग नेचर शो करना चाहिए। इम्प्यूरिटीज मतलब गैंग जो है ये वाटर के साथ वेटिंग नेचर शो करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है फ्लो फ्लोटेशन प्रोसेस का। द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फैक्ट द डिफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर बाय ऑयल एंड इम्प्यूरिटीज बाय वाटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अ, अब इसमें किस तरह के और इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि और ऑयल के साथ वेटिंग नेचर शो करे और इम्प्यूरिटीज वाटर के साथ। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बेटा सल्फाइड ओर में ही देखी जाती है। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सल्फाइड ओर में ही देखी जाती है। तो ये मेनली यूज किया जाता है, मेनली यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। इसलिए जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है ये मेनली सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन में यूज होता है। ये याद रखने वाली बात है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है ना मेनली सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन में ही यूज होता है। क्योंकि सल्फाइड जो पार्टिकल होते हैं इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी होती है कि ये जो सल्फाइड आयन होते हैं ये पाइन ऑयल के साथ वेटिंग नेचर शो करते हैं। ठीक है ना? इनके ऊपर एक ऑयल की लेयर कोट हो जाती है,
ये पाइन ऑयल के साथ वेटिंग नेचर शो करते हैं, लेकिन जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो पाइन ऑयल के साथ वेटिंग नेचर नहीं शो करती, वो वाटर में सॉल्युबल होती है। ठीक है, बोलो भाई। सल्फाइड यस और सर। जो होते हैं, सल्फाइड और आर वेटेड बाई पाइन ऑयल while impurities are not। ठीक है, तो सल्फाइड और जो होते हैं वो पाइन ऑयल के साथ वेटिंग नेचर शो करते हैं, वो वेट हो जाते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर सल्फाइड आयन की कोटिंग हो जाती है, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक इम्प्योरिटीज नहीं शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कैसे कराते हैं इस प्रोसेस को, है ना, इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसके लिए क्या करते हैं, एक वाटर का टैंक लेते हैं, वाटर का टैंक लेते हैं, डन इन वाटर टैंक, वाटर से फिल्ड एक टैंक भी आता है, उसमें क्या करते हैं, आप सल्फाइड ओर ले लीजिए, जिस भी सल्फाइड ओर का आपको कंसंट्रेशन कराना है, जिस भी सल्फाइड ओर का आपको कंसंट्रेशन कराना है, सबसे पहले उसको वाटर टैंक में डिप करा दीजिए, उसके साथ में आपको पाइन ऑयल भी ऐड कर देना होता है, पाइन ऑयल या पाइन ऑयल की जगह ओलिव ऑयल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल भी यूज कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि केवल पाइन ऑयल ही यूज करते हैं, लेकिन आपको ज्यादातर केस में यही लिखा भी मिलेगा, पाइन ऑयल, ये सबसे इजीली अवेलेबल भी होता है ना, इसलिए सबसे ज्यादा इसको चीपर भी होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल स्केल में इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक डिटर्जेंट यूज करते हैं, सोडियम एथिल जेंथेट बोलते हैं इसको, सोडियम एथिल जेंथेट। ठीक है, ये आपका डिटर्जेंट होता है, या इसको हम लोग पढ़ेंगे कि जो सोडियम एथिल जेंथेट है वो कलेक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसका जो रोल होता है वो कलेक्टर की तरह बिहेव करता है, प्लस थोड़ी एयर भी पास करानी होती है। ठीक है, तो ऐसा कराने पे क्या होता है, जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं वो सरफेस में आके फ्लोट करने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ, है ना, जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं, जितने भी सल्फाइड पार्टिकल होते हैं, सल्फाइड ओर कलेक्टेड एट द सरफेस ऑफ टैंक इन फॉर्म ऑफ फ्रोथ। जो सल्फाइड ओर होता है वो फ्रोथ के फॉर्म में ऊपर आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज हैं गैंग वो सेटल डाउन ही रहती हैं, मतलब वो नीचे पड़ी रहती हैं वाटर टैंक में बॉटम पे। ठीक है, और हम लोग फिर सल्फाइड ओर को सेपरेट कर लेते हैं, दूसरे टैंक में पास करा के उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक सर है, थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर। इसको है ना नोट कर लीजिए आप लोग। तो फ्लोथ रोटेशन प्रोसेस में दो बातें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि पहला तो कि ये सल्फाइड ओर के ही कंसंट्रेशन में यूज होता है ना, सल्फाइड ओर ही क्यों, क्योंकि इसका प्रिंसिपल बोल रहा है कि जो ओर होना चाहिए वो ऑयल के साथ वेटिंग नेचर शो करना चाहिए, और जो गैंग है वो वाटर के साथ, और ये करेक्टरिस्टिक केवल सल्फाइड ओर में ही देखी जाती है। ठीक है, इसलिए केवल फोर्थ रोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर में ही मेनली यूज करते हैं। ठीक है, सर वेटिंग का मतलब सर डिसॉल्व होना या फिर सर बस उसमें सस्पेंड रहना? सस्पेंड रहना है यहाँ पे, डिजॉल्व तो नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, ऑयल थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, है ना, मेन सॉल्वेंट तो पानी ही रहेगा, लेकिन ओके। ऑयल की कोटिंग हो सर जाएगी। वॉइस डिस्टर्ब हो रही है फिर से। सर इसमें भी डेंसिटी का कोई रोल होता है?
इसमें डेंसिटी का तो कोई रोल नहीं होता है, इसमें डेंसिटी का कोई रोल नहीं होता। अब इसमें आता है कि ये जो पाइन ऑयल हम लोग ऐड कर रहे हैं इसका क्या फंक्शन है ना। कई बार इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछ दिया जाएगा आपसे कि पाइन ऑयल क्यों ऐड करते हैं, है ना, या रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पाइन ऑयल और सोडियम इथिल जेनथेट इन फ्रोथ कोटेशन प्रोसेस। तो इनका रोल क्या होता है। तो देखो इसमें जो पाइन ऑयल होता है या ये जो ओलिव ऑयल ले रहे हैं ये फ्रोथर्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये कैसे बिहेव करते हैं, फ्रोथर्स। देखो फ्रोथर्स की तरह ऑयल बिहेव करते हैं, वो पाइन ऑयल हो या कोई दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रोथ को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको फ्रोथर्स बोलते हैं। और जो आपका ये है पोटेशियम या सोडियम एथिल जिंथेट जिसको बोल रहे हैं, सोडियम या पोटेशियम कुछ भी हो सकता है, सोडियम या पोटेशियम एथिल जिंथेट जो ले रहे हैं ये एक्चुअली एक डिटर्जेंट भी होता है ना। जब आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ोगे तो वहाँ पे डिटर्जेंट आपको पढ़ाए जाएंगे, तो वहाँ पढ़ोगे कि ये जो एथिल जिंथेट्स होते हैं ये अच्छे डिटर्जेंट भी होते हैं, है ना। और यहाँ पे डिटर्जेंट को यूज करने का इनका जो फंक्शन होता है ये एक तरह से कलेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये कैसे बिहेव करते हैं, कलेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, क्या मतलब है इसका, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है ये भी समझ लीजिए कि ये दोनों कैसे एक्ट करते हैं, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाटर का टैंक है ना, ये मान लीजिए कि वाटर टैंक है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि ये बॉटम है, ठीक है, टैंक का। अब इसमें कोई सल्फाइड पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो मान लीजिए कोई सल्फाइड पार्टिकल है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सल्फाइड पार्टिकल है, मतलब ये सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही आप पाइन ऑयल उसमें ऐड करते हैं तो पाइन ऑयल क्या करता है, जो सल्फाइड ओर होता है उसके चारों तरफ, उसकी सरफेस के चारों तरफ एक लेयर बनाने लगता है, मतलब वो कोटिंग हो जाती है सल्फाइड ओर के ऊपर। किसकी कोटिंग हो जाती है, पाइन ऑयल की कोटिंग हो जाती है ना। ये आपका सल्फाइड ओर है और इसके ऊपर किसकी कोटिंग हो गई, पाइन ऑयल। ठीक है, ये जो कोटिंग हुई है ये पाइन ऑयल की। ठीक है, अच्छा, इसमें इम्प्योरिटी भी होंगे ऐसा तो है नहीं, तो इम्प्योरिटी मान लो ये सिलिका का कोई पार्टिकल है, ये सिलिका का पार्टिकल, तो सिलिका का जो पार्टिकल है ये एज ए गैंग इसको बोल सकते हो कि ये गैंग है भैया। हाँ, लेकिन इस ये जो गैंग होगा ये पॉइनॉल के साथ वेटिंग नेचर नहीं शो करेगा, मतलब इसकी सरफेस के ऊपर कोई कोटिंग वोटिंग नहीं होगी, इसकी सरफेस के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होगी। इसके ऊपर जो कोटिंग होगी वो वाटर के मॉलिक्यूल की होगी, है ना। उसके ऊपर जो कोटिंग हो रही होगी वो किसकी होगी, वाटर के मॉलिक्यूल। इसके वाटर के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन इस ये पॉइंट ऑयल से वेटेड नहीं होगा, ये पॉइंट ऑयल से वेटेड नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली जो सल्फाइड ओर होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग होते हैं, मतलब वो उसके ऊपर वाटर की कोटिंग नहीं हो सकती, है ना। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई, यस सर। है ना। अब इसके बाद जो मेन रोल देखने मिलता है वो इनका मिलता है, पोटेशियम एथिल जिंथेट। इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा, जिसमें एथिल, एथिल सर मतलब दो कार्बन की चेन हो गई,
उसके साथ जेंथेट एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये जेंथेट आयन है। सोडियम आयन या पोटेशियम आयन के साथ इसका सॉल्ट बनता है। सर ये फॉर्मूला है सोडियम एथिल जेंथेट का। हाँ बोलो बेटा। सर ये हाइड्रोफोबिक सर कौन है सर, ये रिपीट कर दीजिए। हाइड्रोफोबिक ये जो सल्फाइड ओर होते हैं ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते ओके सर। हैं, है ना। सर इसीलिए इनके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल की कोटिंग नहीं हो रही है, इनके ऊपर ऑयल की लेयर की कोटिंग हो रही है। ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सर गैंग के ऊपर ऑयल की जगह वाटर क्यों हो जाता हाँ गैंग जो होते हैं वो वाटर से वेटिंग नेचर शो करते हैं, है ना। देखो इसका प्रिंसिपल आप पढ़ सकते हो कि इसके प्रिंसिपल में उन्होंने बोला था कि सल्फाइड और जो होते हैं सल्फाइड और आर वेटेड बाय पॉइंट ऑयल, सल्फाइड और पॉइंट ऑयल के साथ वेटिंग नेचर शो करेंगे, वाइल इम्प्योरिटीज आर नॉट। इम्प्योरिटी पाइन ऑयल के साथ वेटिंग नेचर नहीं शो करेगी, और इम्प्योरिटीज एक्चुअली वाटर के साथ वेटिंग नेचर शो करेगी, है ना। तो उसके है? ऊपर यस जो कोटिंग होगी तो वो वाटर के मॉलिक्यूल की होगी। ठीक है। अब यस जो सर। ये जो मैंने बताया आपको पोटेशियम एथिल जेंथेट, है ना, ये देखो इसका फॉर्मूला देखो। तो इसमें क्या होता है, एक इसमें एल्काइल ग्रुप आप देख रहे हो, ये एथिल एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये एल्काइल ग्रुप हो गया, इतना पार्ट इसका क्या हो गया, एल्काइल। ठीक है, इसको आर बोल सकते हो। और ये आपका एल्काइल ग्रुप एक तरह की नॉन पोलर टाइप का होता है, और इसमें ये सबसे इजीली अवेलेबल होता है ये एथाइल जेंथेट। इसके अलावा और भी डिटर्जेंट होते हैं, और अगर इससे ऐसा नहीं कि एथाइल की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकते, इसमें अगर और ज्यादा कार्बन का आर ले लोगे तो और बेटर फंक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस वो जो होते हैं ना थोड़ा कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो सबसे सस्ता जो होता है ना वो एथाइल जेंथेट ही होता है। तो इंडस्ट्रियल स्केल में एथाइल जेंथेट को यूज किया जाता है। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें एक एल्काइल ग्रुप होगा, ये जैसे मैंने जिगजैग टाइप का बना दिया, ये एल्काइल ग्रुप है। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी टेल बोल सकते हो, ये इसकी लॉन्ग टेल हो गई। ठीक है, इसका आर जो है ना एल्काइल ग्रुप, ये इसकी लॉन्ग टेल हो गई। और ये एक तरह से नॉन पोलर है ना। एल्काइल ग्रुप तो होता ही नॉन पोलर है। अच्छा, जो नॉन पोलर है वो क्या पानी में सॉल्युबल होगा? नो सर। तो ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। मतलब ये इसमें जो आर होता है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा वो ऑयल में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। लाइट डिजॉल्व लाइक आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ऑयल जो होता है वो भी नॉन पोलर होता है। तो इसका जो आर होता है, आर आर मतलब एल्काइल ग्रुप, ये वाटर में, ये ऑयल में सॉल्युबल होता है। लेकिन इसके सबसे एंड पे एक पोलर ग्रुप होता है ना, जिसको मैंने ऐसे सर्कल से दिखाया, ये एक्चुअली पोलर हेड है, पोलर हेड। ठीक है, और ये पोलर है तो ये किसमें सॉल्युबल होना चाहिए, ये वाटर में वाटर। सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका शॉर्ट नोटेशन आप ऐसे दे दीजिए कि ऐसे थोड़ा जिगजैग जिगजैग दिखा दीजिए, और एक ऐसे डॉट करके दिखा दीजिए। ये डिटर्जेंट को शो करने का एक शॉर्ट मेथड होता है। इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये देखो, ये इसका पोलर वाला पार्ट है। इस पे देखो सल्फर पे निगेटिव चार्ज भी है, और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो रहा है, दोनों सल्फर पे होगा डेल्टा निगेटिव। तो कहीं ना कहीं पोलर है इतना पार्ट, है ना। और इसके साथ जो आर है वो नॉन पोलर है। तो जैसे ही आप इसमें पोटेशियम इथिल जेंथेट ऐड करोगे तो इनके मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से ओरिएंटेड करेंगे कि इनका जो पोलर वाला पार्ट है वो वाटर में रहना चाहेगा, और जो नॉन पोलर वाला पार्ट है वो ऑयल वाली लेयर में आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो कहाँ पे रहना चाहेगा, ऑयल में सॉल्युबल है, उसका आर वाला पार्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं पोटेशियम एथिल जेंथेट के जो मॉलिक्यूल है, ये इसकी सरफेस में धीरे 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 एडजॉर्ब होने लगेंगे, और इस तरह से एडजॉर्ब होने लगेंगे कि उनका जो पोलर वाला पार्ट है वो पानी में रहेगा, है ना, और जो नॉन पोलर उसकी चेन है ना, वो ऑयल वाले रीजन में आ जाएगी। ठीक है। और ऐसे करते करते एक समय आएगा कि इसकी सरफेस ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, है ना।
और इसे अभी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे एक वर्ड यूज करेंगे मिसेल, है ना, वहां पे एक वर्ड यूज करेंगे मिसेल। जब भी इस तरह का कोई डिटर्जेंट किसी मेटल किसी भी सरफेस पे आके कलेक्ट होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि उसकी सरफेस ऑलमोस्ट फुलफिल होने लगती है, तो उस समय बोलते हैं कि मिसेल का फॉर्मेशन होता है। मिसेल का मतलब कि एग्रीगेट ऑफ 1000, मिनिमम 1000 मॉलिक्यूल, है ना, मतलब कि 1000 के से ज्यादा ही होते हैं वैसे तो, लेकिन एक रफली बोल देते हैं कि लगभग 1000 मॉलिक्यूल जब उसकी सरफेस पे आके कलेक्ट हो जाएंगे तो एक तरह का एग्रीगेशन जब हो जाएगा तो एक मिशेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और मिशेल के फॉर्मेशन की होने की वजह से सरफेस टेंशन बड़ी तेजी से घटने लगता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। और सरफेस टेंशन डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन घटने की वजह यह है क्योंकि एक यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन डेवलप होने लगेगा। इंटरफेशियल टेंशन जो होगा, क्योंकि देखो इसका जो हेड वाला पार्ट है, आप ऐसे समझो कि हेड वाला पार्ट पानी में जाना चाहेगा, लेकिन टेल वाला पार्ट ज्यादा से ज्यादा कहाँ आना चाहेगा, ऑयल वाले रीजन में, है ना। तो यहाँ पे एक सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रस्साकसी मच जाएगी, मतलब कि ये ऑयल पोलर पार्ट जाएगा पानी में जाना चाहेगा और ये इसमें, तो एक स्मॉल यहाँ पे सर इंटरफेशियल सर टेंशन डेवलप होगा। ये इंटरफेशियल टेंशन हर एक मॉलिक्यूल का होगा, लेकिन जब 1000 मॉलिक्यूल के आसपास ये आके कलेक्ट हो जाएंगे तो इसका जो नेट इफेक्टिव टेंशन है वो उसके mg से ज्यादा होने लगेगा, मतलब जो t है वो mg से ज्यादा होने लगेगा। और इतनी तो फिजिक्स आप लोग खूब पढ़ चुके हो, है ना। जैसे ही ये नेट इंटरफेशियल सरफेस mg से ज्यादा हो जाएगा, उस पार्टिकल के मास इनटू g, मतलब ये जो mg है उससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये लिफ्ट करने लगेगा, ये ऊपर आके फ्लोट करने लगेगा, है ना। ये ऊपर आके सरफेस जितने भी सल्फाइड पार्टिकल हैं वो सरफेस में आके फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। और बस हमें क्या करना होगा, इन्हीं को सेपरेट कर लेना होगा। अच्छा, जो गैंग के पार्टिकल हैं उनमें ये मैकेनिज्म लग नहीं पा रही है, उनमें मिसल बन नहीं पा रहा है, तो वो नीचे ही पड़े रह जाएंगे, ठीक है। बोलो भाई। तो ये इसे ही बोलते हैं फ्लोरोथोडेनल ब्लड प्रोसेस। क्लीनिंग का भी यही मैकेनिज्म होता है। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सर डर्ट क्लीनिंग का भी यही मैकेनिज्म। कौन से क्लीनिंग का? डर्ट सर क्लीनिंग जब कर रहे वाटर में ऑयल होती है। हो? हाँ हाँ, डर्ट क्लीनिंग पढ़ेंगे हम लोग उसमें। कौन सा चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री में, उसमें यही मैकेनिज्म होती है ना, यही डर्ट की क्लीनिंग भी, क्लीजिंग ऑफ, क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप करके पढ़ेंगे वहाँ पे। तो वहाँ भी आप देखोगे कि सेम उसमें भी मिसेली बनते हैं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा वाई एनिलीन और रिसोल शुड बी यूज्ड ठीक है। जैसे कि ये रीजनिंग क्वेश्चन है, कई कई कभी आपसे पूछ दिया जाए कि एनिलीन और क्रिसोल को क्यों ऐड करना चाहिए फ्लोरोथोडेजन प्रोसेस में, व्हाई एनिलीन एंड क्रिसोल शुड बी एडेड इन फ्लोरोथोडेजन प्रोसेस, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए इसका रीजन भी। देखो ये एनिलीन और क्रिसोल दो ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको बोला जाता है कि फ्लोरोथोडेजन प्रोसेस करते समय इनको भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना चाहिए, कुछ इसकी ड्रॉप ही ऐड कर देनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बूंदे टपका देनी चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं, उसके पीछे रीजन है कि ये एनिलीन और क्रिसोल जो होते हैं ये फ्रोथ स्टेबलाइजर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। एनिलीन एंड क्रिसोल एक्ट एज ए
फ्रोथ स्टेबलाइजर, aniline and glycerol acts as a froth stabilizer। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि देखो ये जो सल्फाइड पार्टिकल होते हैं ये बेटा फ्रोथ के फॉर्म में ऊपर आते हैं, है ना, क्योंकि पॉइन ऑयल जब O2 से रिएक्ट करती है तो थोड़ा फ्रोथ भी बनती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पॉइन ऑयल का एक एक्शन फ्रोथर की तरह भी होता है ना, पॉइन ऑयल O2 से कंबाइन होकर फ्रोथ भी बनाती है। लेकिन वो फ्रोथ के पार्टिकल जैसे ही सरफेस पे आते हैं तो सरफेस पे एयर काफी ज्यादा होती है, तो एयर के साथ कांटेक्ट में आने पे वो बबल फटने लगते हैं। आप ये तो तुम लोग को पता ही होगा कि जो सोप बबल होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आने पर ब्लास्ट होने लगते हैं ना, ब्रस्ट होने लगते हैं। तो अगर वो फटने लगेंगे तो कहीं ना कहीं जो उसकी जो फ्लोथ है वो उसको हेल्प करती है पार्टिकल को लिफ्ट कराने में, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा बबल फट गए तो हो सकता है कि ये मामला थोड़ा सा वही है ना कि TmG से ज्यादा तो हो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो फिर वो धीरे धीरे नीचे भी सेटल होके आने लगते हैं, है ना, मतलब काफी देर तक वो नहीं होल्ड कर पाएंगे फ्रोथ बबल। ठीक है, तो एनिलीन क्रिसॉल ऐड करने का फायदा ये होता है कि फ्रोथ लंबे समय तक स्टेबलाइज रहती है, मतलब काफी ज्यादा टाइम इंटरवल के लिए फ्रोथ बनती है, और जितनी देर तक सोप बनेगी उतनी देर में हम लोग उसकी रिकवरी कर लेंगे सल्फाइड पार्टिकल की, है ना। नहीं तो पता चला कि इतनी मुश्किल से तो ये लिफ्ट हुए हैं, बड़ी मुश्किल से तो ऊपर आए हैं, और फ्रोथ बबल अगर ब्रस्ट हो गए तो वो नीचे आ गए कुछ देर के बाद, तो पूरी मेहनत बेकार हो गई। ठीक है, इसलिए फ्रोथ स्टेबलाइजर्स को भी यूज करना चाहिए। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेरे ख्याल से आपके, ये वाला पॉइंट कुछ चीजें एनसीईआरटी ने लिख रखी हैं, ऐसा नहीं। एनसीईआरटी थोड़ा ही लिखती है लेकिन मतलब भर की बातें काफी लिख दी है। ये देखो पूरा पैराग्राफ एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ग्रोथ रोटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, इसमें देखो दिया हुआ है दिस मेथड हैज बीन यूज्ड इन द रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर, है ना, सल्फाइड ओर से गैंग को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। और इन दिस प्रोसेस सस्पेंशन ऑफ पाउडर और मेड विद वाटर टू इट कलेक्टर्स एंड फोर्थ स्टेबलाइजर एडेड, है ना, फोर्थ स्टेबलाइजर भी ऐड करते हैं। और देखो ये दिया हुआ है कि कलेक्टर्स की तरह पाइन ऑयल और ये एथिल जेंथेट एक्ट करते हैं, और जो फ्रोथ स्टेबलाइजर होते हैं ये क्रिसॉल और एनिलीन होते हैं, है ना, देखो ये दिया हुआ क्रिसॉल एनिलीन। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। प्रोथा में तो पाइन ऑयल लिखवाया हुआ है ऊपर। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया है कि पॉइन ऑयल और एथिल जेंथेट दोनों को कलेक्टर्स कंसीडर कर लिया है ना। उसकी मैकेनिज्म ये हो सकता है कि उसकी मैकेनिज्म के बेसिस पे किया हो कि क्या केवल पाइन ऑयल, क्या केवल पोटेशियम एथिल जेंथेट की वजह से वो ऊपर आ रहे हैं, है ना, कलेक्ट हो रहे हैं। तो ये मतलब कि वैसे तो जेडीली पढ़ोगे तो उन्होंने दिया हुआ कि एथिल जेंथेट कलेक्टर्स हैं और पाइन ऑयल फ्लोटर्स हैं, है ना, मतलब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का है इसमें, है ना। लेकिन एनसीईआरटी दोनों को ही ओवरऑल क्या मान रही, कलेक्टर्स कह रही है यहाँ पे, है ना। तो उसका कहीं ना कहीं कहने मतलब ये कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है ना, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। तो इसको ऐसे आप बोलने में कोई कोई एनसीईआरटी जो बोल रही है उसको हम लोग नकार भी नहीं सकते हैं। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि ये दोनों मिलके कलेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है,
है ना, उसको भी सही मान लीजिएगा। ठीक है, बोलो भाई। है ना, Yes. पूरी मैकेनिज्म तो समझ ही लिया आप लोगों ने। एक इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया होगा, फोर्थ रोटेशन प्रोसेस पे ही बेस्ड है। हाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6.2। देखो क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस। डिप्रेसेंट का क्या रोल होता है फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस में। तो आपको लग रहा होगा सर डिप्रेसेंट तो, हाँ आपने बताया ही नहीं हमें, डिप्रेसेंट तो कहीं पे आया ही नहीं। ठीक है, तो देखो डिप्रेसेंट का रोल ऐसा नहीं कि हर एक मेटल की मेटलर्जी में होता है, इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल होता है। ठीक है, इसका रोल देखने को मिलता है इन कंसंट्रेशन ऑफ गिल्ना ओर। इसका यूज कहाँ देखने को मिलता है, गिल्ना ओर के कंसंट्रेशन, पीबीएस। ठीक है, देखो गिल्ना का एग्जांपल ले रहा हूँ। जो गिल्ना ओर होता है, गिल्ना ओर पीबीएस की बात कर रहा हूँ। गिल्ना ओर में जो इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, मतलब इसमें जो गैंग होता है वो भी सल्फाइड के फॉर्म में होता है। समस्या ये है कि कभी मान लो ऐसा केस देखने को मिल जाए जिसमें और भी सल्फाइड के फॉर्म में हो और गैंग भी सल्फाइड के फॉर्म में। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है गेल्ला ओर का, कि गेल्ला ओर में देखने को मिलता है कि और भी सल्फाइड के फॉर्म में होता है, और उसमें जो जिंक सल्फाइड है वो एज ए गैंग की तरह बिहेव करता है, इम्प्योरिटी है वो, और वो भी सल्फाइड के फॉर्म में है, दोनों ही सल्फाइड के फॉर्म में। अब अगर आप ऐसे समझो कि अगर ये भी सिलिका भी सल्फाइड फॉर्म में होता तो इसके ऊपर भी कोटिंग वोटिंग हो जाती पाइन वाल की, इसके ऊपर भी मेसल बनते, तो ये भी ऊपर लिफ्ट कर जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यही समस्या है कि लेड सल्फाइड भी लिफ्ट करने लगेंगे और जिंक सल्फाइड भी लिफ्ट करने लगेंगे, मतलब गैंग भी ऊपर आएगा फ्रोथ के फॉर्म में, और लेड सल्फाइड के पार्टिकल तो आएंगे ही आएंगे। तो फिर जिंक सल्फाइड सेपरेट कैसे हो पाएगा, है ना, हमें तो उसको सेपरेट करना है। बोलो भाई। तो ऐसी सिचुएशन में जब ओर और गैंग दोनों सल्फाइड के फॉर्म में हो और आपको क्या करना हो, ओर को ही चाहिए आपको फ्रोथ के फॉर्म में, तो वहां पे एक तीसरा एजेंट यूज करते हैं और उस एजेंट को ही डिप्रेसेंट बोल देते हैं। उस एजेंट को ही उस क्या बोल देते हैं, डिप्रेसेंट। जैसे इसमें बोलते हैं सोडियम साइनाइड का जो सॉल्यूशन हम लोग ऐड करते हैं वो एज ए डिप्रेसेंट की तरह रोल प्ले करता है ना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो सोडियम साइनाइड होता है ये गैंग के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये एक रिएक्शन दे देगा। ये जिंक सल्फाइड जो है वो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, Na2ZnCn होल 4, ये उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन जो लेड सल्फाइड है उससे वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो डिप्रेशन का रोल होता है ये गैंग के को रिएक्ट करके उसको किसी थर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन और से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम लोग फिल्टर विल्टर कर लेंगे, मतलब और जो है वो लेड सल्फाइड के फॉर्म में ही पड़ा रहेगा, इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर करने पे हमें लेड सल्फाइड अलग मिल जाएगा, है ना, और वो जो फिल्टरेट है उसको हम लोग हटा देंगे, है ना, और फिर जो लेड सल्फाइड मिला है इस पे हम लोग फ्लोट रोटेशन प्रोसेस यूज कर लेंगे। ठीक है, बोलो भाई। आया समझ में कि नहीं आया। ये देखो इसमें एनसीईआरटी ने लिखा है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। देखो ये लास्ट पैराग्राफ, समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स।
by adjusting proportions of oil to water or using depressant। ठीक है, बोल रहे हैं कि दो सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए, या फिर जैसे ये वाला केस है, इसमें एक और है एक गैंग है, लेकिन समस्या दोनों सल्फाइड के फॉर्म में, तो उनमें कैसे फिर फ्लोथ पोटेशियम प्रोसेस यूज करेंगे, तो वहां पे हम लोग मेनली डिप्रेसेंट को यूज करते हैं। और ये एग्जांपल दिया, फॉर द एग्जांपल इन केस ऑफ ओर कंटेनिंग ZnS एंड PbS डिप्रेसेंट यूज्ड इज NaCN, है ना। इसमें सोडियम साइनाइड का सॉल्यूशन जो होता है वो एज ए डिप्रेसेंट यूज करते हैं। इट इज सेलेक्टिवली प्रिवेंट ZnS फ्रॉम कमिंग टू द फ्लोथ बट अलाउज PbS टू कम विद द फ्लोथ, है ना। तो वो एक्चुअली ZnS के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, तो वो फिर सल्फाइड फॉर्म में रह ही नहीं जाएगा, तो वो फ्रोथ में नहीं आ पाएगा, लेकिन PbS के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, PbS फ्रोथ के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, सर Na2H जो बनता है उसका क्या होता तो वो तो वाटर में सॉल्युबल है ना, एल्कली मेटल के सल्फाइड जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल है ना। और जो वाटर Yes. में सॉल्युबल है उनमें फ्रोथ पोटेशियम प्रोसेस वैसे भी नहीं लगेगा, है। तो उस Yes. एल्कली मेटल के सल्फाइड में तो कोई समस्या नहीं बनने में। अच्छा, कई कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपको एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन देता हूँ, चलो लिख लो, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग फोर्स कैन बी concentrated by growth rotation process। ठीक है, आपको कुछ और दिए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि कौन कौन से और ऐसे हैं जिनको हम लोग ग्रोथ रोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट कर सकते हैं। पहला के लिए कॉपर पाइराइट, मेरा आंसर आपको मैसेज करें। दूसरा, हाँ क्या करूँ बेटा, मेरा आंसर आपको मैसेज करें। हाँ मैसेज कर दो, मैसेज कर सकते हैं। हाँ, तो पहला कॉपर पाइराइट, दूसरा गेलना, तीसरा कैल्कोसाइट, चौथा क्यूपराइट, पांचवा बॉक्साइड, छठा मेलेकाइट, सातवां सिनेबार। ठीक है, ये आपको 7 और दिए हुए हैं, और आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन से और ऐसे हैं जिनका कंसंट्रेशन फ्लोथ पोटेशियम प्रोसेस से कर सकते हैं हम लोग। देखो, क्षितिज ने आंसर दे दिया है, क्रिस ने दे दिया है, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ सा लग रहा है आंसर मुझे। यस का ठीक है आंसर, अंकित का भी ठीक है। है ना, देखो इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना, क्योंकि आपको वो सीधे सीधे पूछ रहा है कि फ्लो थोड़न प्रोसेस किस में यूज हो रहा है, तो फ्लो थोड़न प्रोसेस से उसी ओर का कंसंट्रेशन कर सकते हैं जो सल्फाइड हो रहा है। अब इसमें ये देख लीजिए सल्फाइड कौन कौन से हैं। जैसे कॉपर पाइराइट है, तो कॉपर पाइराइट हो जाएगा CuFeH2, है ना, ये सल्फाइड ओर हो जाएगा। तो सल्फाइड ओर कोई भी उसका कंसंट्रेशन हम लोग कर सकते हैं फ्लो थोड़न, है ना। गेलना, गेलना हो जाएगा PbS, गेलना का भी कर सकते हैं, वो भी सल्फाइड है। कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट एक्चुअली
होता है क्यूपरस सल्फाइड C2S, है ना, कॉपर ग्लांस भी इसको बोलते हैं, और ये भी सल्फाइड है और है, इसलिए इसका भी हो जाएगा कंसंट्रेशन। क्यूपराइट होता है कॉपर ऑक्साइड, इसका नहीं हो पाएगा, है ना, ये ऑक्साइड और है। बॉक्साइड का भी नहीं हो पाएगा, ये भी ऑक्साइड है। मेलेकाइट का भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। सिन बार का हो जाएगा क्योंकि ये सल्फाइड। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है इसमें 4 हो जाएगा, है ना, 1 2 3 7, है ना। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया, ऐसा नहीं, कुछ बच्चों ने 5 दे दिया है या 3 दे दिया, तो वो वाला गड़बड़ है ना। तो बस ये इसमें फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। चलो फिर इतना ही रखता हूँ, है ना, यस नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कराऊंगा, ठीक है। कल कल क्लास है ना, हाँ तो कल कराएंगे। ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे आज। हाँ मैं आज भेज दूंगा जो सारी रिकॉर्डिंग, पिछली क्लास की भी सारी भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक, ओके।